गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं विक्रमशिला, जो कि कहाँ से संकलित है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति से। इसके कोई राइटर है नहीं। तो ये आज का आपका शीर्षक है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला पाठ के माध्यम से आप जानेंगे कि विक्रमशिला है कहाँ, विक्रमशिला को निर्माण करने वाले कौन से ऐसे राजा थे, और विक्रमशिला अभी वर्तमान में है या फिर नष्ट कर दिया गया, उसके विषय में जानेंगे। बहुत ऐसी जानकारी है जो इस पाठ के माध्यम से जानेंगे, जो हमारा जो अतीत है, जो प्राचीन बातें हैं, जो घटनाएं हैं, इस पाठ के माध्यम से कुछ कुछ जानकारी आप सभी को प्राप्त होगा। तो चलिए, आपका शीर्षक क्या है बच्चों? विक्रमशिला। तो आपका चैप्टर हो गया विक्रमशिला, और इसकी विधा क्या है? निबंध। बहुत अच्छे। तो ये निबंध है, कहता है यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत की बातें, पुराने समय की बातें जो बीत चुकी है वो बातें, कहता है गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। उसमें भी किस कालीन? तो बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र। बताओ भगवान बुद्ध का समय कब था, और उसकी चर्चा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी वर्तमान में। तो देखो यही है हमारा इतिहास, वो भी कैसा इतिहास? तो गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली अतीत, गौरवशाली यादें। कहता है कि से परिचय कराता है इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान। कैसा ज्ञान? प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है। यानी प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक ऐसी जो है विशिष्टता है जो इस पाठ में दर्शाया गया है, इस पाठ में वर्णन किया गया है। चलिए आगे कहता है कि मैं विक्रमशिला हूँ। मैं क्या हूँ? विक्रमशिला हूँ। कहते हैं कि मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए। अस्मिता हंस रही है। अस्मिता का मतलब यहाँ हो गया ये भारत की अस्मिता है, भारत की प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। कौन? विक्रमशिला। तो कहता है कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच। अभेद्य कवच का मतलब समझते हैं आप लोग? अभेद्य कवच का मतलब हो गया कि जिसे कोई भेद नहीं सके। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा उदाहरण दीजिए, अभेद्य कवच किसके पास था? बताइए कौन से ऐसे व्यक्ति थे, कौन से ऐसे राजा थे जिसको कोई भेद नहीं सके, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सके? कर्ण। बहुत अच्छे झा जी। तो यहाँ पे देख लीजिए अभेद्य कवच। फॉर एग्जाम्पल कि कर्ण के पास ऐसा कवच कुंडल था जो कि उन्हें भगवान सूर्य से क्या था? जन्म से ही प्राप्त था। तो उनको कोई मार नहीं सकता था, भेदा नहीं जा सकता था। लेकिन जब महाभारत की युद्ध हुई तो श्री कृष्ण जी तो समझ गए कि अर्जुन तो ऐसे जीत नहीं सकता, तो उन्होंने छल से जो है क्या किया, उनसे जो है कवच कुंडल हासिल कर लिया, ताकि कौरवों की जो सेना थी उसे हराया जा सके। जी, सिर्फ कौरव को हराने के लिए श्री कृष्ण जी को छल करना पड़ा, नहीं तो वो छल करते नहीं, चूंकि कर्ण जो है अर्जुन के ही भाई थे। उन्हें पता नहीं था, बाद में पता चला, बट उनके ही, कुंती के ही पुत्र थे। तो यहाँ पे देख लो अभेद्य कवच से तात्पर्य ये हुआ कि जिसे कोई भेद नहीं सकता। बट हमारा विक्रमशिला को तो किसी ने भेद ही दिया, बट कोई बात नहीं, भेद दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका इतिहास, उसका अतीत अभी भी हम लोग याद करके खुश होते हैं कि ऐसा हमारा अतीत था, ऐसा हमारा इतिहास था। तो कहते हैं कि भारत की अस्मिता। किसकी अस्मिता? अस्मिता से तात्पर्य? वेरी गुड। भारत की अस्मिता, भारत की मान सम्मान प्रतिष्ठा का कहता है अभेद्य कवच, यानी उसको कोई भेद नहीं सकता। कहता है कि अगर ये मान लिया जाए कि भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बातें नहीं, अर्थात कोई आश्चर्य की बातें नहीं। कहता है कि मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यानी आज का जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ना, कहता है एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। बताओ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है अभी के टाइम में, उसको सबसे ऊंचा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हायर एजुकेशन है, वहां का सारा व्यवस्था, सारा सिस्टम सबसे अच्छा है, जो कहीं नहीं है। जी, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे देखो कहता है कि जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है और ऑक्सफोर्ड है, कहता है उससे भी कई गुना ज्यादा उन्नत था। सोचने वाली बात है, जो कि कब की बातें हैं, वही तो, कितनी पुरानी बातें हैं। तो कहता है कि विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था मेरे यहाँ आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट का नाम कौन नहीं सुने होंगे? कौन थे आर्यभट्ट? बताएंगे कोई?
शून्य का निर्माण करने वाले। और कहाँ के थे जी, भारत में कहाँ की जी, पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पर चक्कर लगाती है, ये बात कहने वाले भी कोई नहीं, आर्यभट्ट जी ही थे। कहता मेरे यहाँ आर्यभट्ट, कौन आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये विक्रमशिला, वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जहां आर्यभट्ट जैसे विद्वान को, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ को, आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री को जो है जन्म दिया। चूंकि आर्यभट्ट ने ही किसका निर्माण किया था, शून्य का निर्माण किया था, जिसके माध्यम से आप कैसा भी सवाल क्यों ना हो, आप क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप मैथमेटिक्स से बनाने बैठते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो क्या करते हैं, शून्य लगा के सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये शून्य को जो है देने वाले कोई और नहीं, आर्यभट्ट जी ही हैं। और सपना कुमारी ने कहा क्या, अपने ध्रुव पर चक्कर लगाती है, ये बात कहने वाले कोई और नहीं, हमारे महान खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ही थे। तो ये कहाँ और इनका जन्म कहाँ हुआ था, भारत देश के बिहार में ही जी। लेकिन यहाँ पे भी इतिहासकारों के जो है इतिहासकारों का मानना है कि कोई कहते हैं कि बिहार के पाटलिपुत्रा में, और कोई कहते हैं कि महाराष्ट्र के अशमक प्रदेश में। अब उन लोगों में अपनी लड़ाई छिड़ी हुई है, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं है। तो बस याद रखिए, क्वेश्चन जो आ जाए, पाटलिपुत्रा है, अशमक प्रदेश है, जो आएगा उसमें बस दोनों को लेकिन माइंड में रखना है। इतिहासकार ही खुद कंफ्यूज है कि कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था, क्योंकि इतनी पुरानी बातें रखना संभव नहीं है। जो भी यहाँ है हम लोग पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मेरा यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे सरीखे विद्वान जो कि इसी विश्वविद्यालय में जो है बने हुए थे, कहता है कि जिनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहता है खगोल विद्या, कौन सी विद्या के क्षेत्र में, खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। यानी अतीश दीपंकर ने तिब्बत में जाके किस धर्म का, बौद्ध धर्म का, किस धर्म का, बौद्ध धर्म का जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और किस संप्रदाय का निर्माण किया, लामा संप्रदाय। किस संप्रदाय, लामा संप्रदाय। बट ये जो मेरे क्या नाम है, आर्यभट्ट जी, बट आर्यभट्ट जी जो है इनको महान जो है आपको खगोल शास्त्री माना जाता है। तो समझ गए ना कि अतीश दीपंकर कौन थे, क्या योगदान था, और आर्यभट्ट जी का क्या योगदान था। आर्यभट्ट कौन थे, खगोल शास्त्री, और अतीश दीपंकर कौन थे, के संस्थापक, लामा संप्रदाय के। और उसके बाद जो है किस धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का। कहाँ जाकर, तिब्बत में जाकर। कहता आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजनपद, प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है। कहता है के कहलगांव, कहाँ पे, थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा, पोस्ट कहाँ, पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक, बड़ा बढ़िया नाम है, पत्थरघट्टा और अंतिचक, हंसने की आवश्यकता नहीं। कहता है पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव कौन सा, अंतिचक में 8वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 8वीं शताब्दी में मध्य, 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। अब देख लो कितना क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ से वहां बना है। क्वेश्चन तो सबसे पहले ये बन गया कि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ तक, कहलगांव क्या है यहाँ पे, कि आपको कहाँ भागलपुर जी। क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था। तो भागलपुर जिला के कहलगांव, थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के छोटे से गांव अंतिचक। ये अंतिचक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद किस शताब्दी में इसका आविर्भाव हुआ, तो 8वीं शताब्दी में आविर्भाव हुआ। और उसके बाद जो है आविर्भाव करने वाले थे कौन, तो पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन, राजा धर्मपाल। कहता है कि संरक्षण में हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर
छा गया। आगे कहता है कि अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, यानी वहां के जो आचार्य थे, विक्रमशिला के जो आचार्य थे, कहते हैं कि उनके विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। यानी वहां के आचार्य ही इतने विद्वान होते थे कि उनके आचार्य के कार्यों के कारण, आचार्य का जो कार्य था, आचार विचार, जिस सिस्टम में वो विक्रमशिला को चलाते थे, जिस तरीके से वो छात्रों को ज्ञान देते थे, यानी उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही इस विश्वविद्यालय का नाम जो है आपको क्या क्या पड़ गया, विक्रमशिला। सिर्फ आचार्यों के आचरण के कारण, उनके गुणों के कारण, उनके विद्वता के कारण ही जो है विक्रमशिला की संज्ञा से जो है ये विश्वविद्यालय संबोधित किया गया। कहता किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष, मतलब ऐसा माना जाता है कि कोई विक्रम नामक यक्ष, किस नामक, विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण, ऐसा माना जाता है कि कोई यक्ष था, उसको क्या कर दिया, वहां पे दमित कर दिया, और दमित करके कहता है कि उस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। विहार समझते हैं ना, विहार मतलब बिहार राज्य नहीं, विहार मतलब बहुत बड़ा सा कोई ऐसा चीज, जैसे पार्क मान लो, या कोई दर्शनीय स्थल मान लो जी, जैसे कोई दर्शनीय स्थल ही रहेगा, या फिर मान लो विक्रमशिला तो छोटा मोटा था नहीं, बहुत दूर दूर तक जो है क्या था, फैला हुआ था, तो उसको विहार कर सकते हैं, जहाँ पे रह के हम कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं, या फिर मान लो हम मनोरंजन करते हैं, या फिर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, या फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे जगहों को विहार कहा जाता है। तो विहार मतलब ये मत समझिएगा कि बिहार राज्य, बिहार राज्य अलग चीज हुई, विहार अलग चीज हुई, ठीक है। तो कहता है कि दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। किसको दमित कर दिया, विक्रम नामक यक्ष को, और विहार वहां पे जो है बनाया गया दमित करके, इसलिए जो है इसका कारण जो है इसलिए जो है इसका नाम जो है विक्रमशिला पड़ा। अब कहता है कि मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय, कितने महाविद्यालय, 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित। सोचने वाली बात है, एक विद्यालय हम लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह कितना बड़ा है, कितना विशाल है। अभी है कि मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय, एक दो नहीं, पूरे 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। 6 महाविद्यालय रहेगा तो वहां पे तो विद्वान भी, आचार्य भी चाहिए अलग अलग, तो वहां पे कहता है अलग अलग द्वार पंडित को जो है नियुक्त किया गया था। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश कर सकते थे। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, अब देखिए यहाँ पे कितनी आश्चर्य की बातें हैं कि वहां जो भी छात्र या छात्रा तो उस टाइम में नहीं थी, छात्र ही थे जी, उस टाइम में छात्र ही थे, वहां पे मतलब विक्रमशिला में जो भी छात्र जाते थे नामांकन कराने के लिए, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी छात्र वहां पे नामांकन कराने के लिए जाते थे तो पहले उसका टेस्ट होता था, मौखिक टेस्ट, और मौखिक टेस्ट लेते कौन थे, तो वहां के द्वार पंडित। सोचने वाली बात है, द्वार पंडित मौखिक टेस्ट लेते थे, जैसे कि उसमें तंत्र मंत्र व्याकरण उनको जो है उनका मुख्य विषय था। तो मान लो मौखिक टेस्ट में जो बच्चा पास हो गया उसको नामांकन मिला, जो पास नहीं हुआ उसको नामांकन नहीं मिलता था, उन्हें वापस अपने पुनः जो है वापस अपने घर आना पड़ता था। तो अब सोचिए कि कितना जो है उन्नत जो है वहां का जो है मतलब शिक्षा प्रणाली कितना उन्नत रहा होगा, और वहां के जो है विद्वान थे, वहां के द्वार पंडित थे, वहां के आचार्य थे, कितने जो है विद्वान रहे होंगे। तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले मौखिक टेस्ट होता था, और टेस्ट लेते कौन थे, तो वहां के द्वार पंडित। अब कहता है कि उधर था क्या, तंत्र, कहता है कि तंत्र योग न्याय काव्य और व्याकरण, देख लो मुख्य विषय क्या था, तंत्र योग न्याय काव्य और व्याकरण में पारंगत हुआ करते थे वहां के द्वार पंडित। यानी तंत्र मंत्र में, काव्य में, न्याय में, योग विद्या में और व्याकरण में पूर्ण रूपेण जो है विद्वान हुआ करते थे, और वो लोग छात्रों से प्रश्न पूछते थे, छात्रों से मौखिक टेस्ट लेते थे, जो पास हो गए तो विक्रमशिला में उनको एंट्री मिलता था, वरना घर वापस आना पड़ता था, यानी तब नामांकन होता था, नहीं तो नहीं। कहते केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे, यानी विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, हरिभद्र
भद्र। क्वेश्चन आ जाएगा कि विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो हरिभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया है। अब ये समझिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमारे बिहार में ही है। कहाँ पे है? बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय जी। कहाँ पे है? बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। और ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जहाँ पे चीनी यात्री जी, जहाँ पर ये वही नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे ह्वेंत्सांग ने जो है चीन से यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जी, जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए थे। ह्वेंत्सांग का नाम सुने होंगे आप लोग जी। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा इतिहास क्या है, क्या इतिहास है हम बिहारियों का, हमारा इतिहास क्या है, हमारे भारत देश की इतिहास क्या है। तो कहता है कि उल्लेखनीय है कि हरिभद्र जो है मेरे प्रथम आचार्य कुलपति तो थे ही, बट कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे आपको शांति रक्षित। कौन थे? शांति कौन थे? रक्षित के शिष्य थे। कौन थे शिष्य? हरिभद्र। कौन थे? कहाँ दिमाग है आप लोगों का? यहाँ दिमाग दीजिए, हाँ, और जवाब दीजिए बढ़िया से। हरिभद्र शांति रक्षित के कौन थे? शिष्य थे। और कहता है शिष्य होने के नाते ही जो है आपको हरिभद्र जो है आपको शांति रक्षित के शिष्य थे, इसलिए हरिभद्र को जो है शांति भद्र भी कहा जाता था। समझ गए? आगे कहता है कि मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय है। कैसा पुस्तकालय? समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या, कौन कौन विद्या? तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का कहता है कि यहाँ विशाल संग्रह मौजूद है। विशाल संग्रह मौजूद था। कहता है यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। यानी पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए कहता है कि वहां पे आचार्य और शोधार्थी दोनों ही अधिकृत थे, उनकी कमी नहीं थी। और पांडुलिपि हुआ क्या? तो जो हाथ से तैयार किया जी जी जी, हाथ से तैयार किया गया क्या? नोट्स। उसको क्या करते थे? पांडुलिपि हाथ से तैयार करते थे जी। अभी जितना कुछ यहाँ पे आप हम पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पांडुलिपि से ऊपर किया हुआ चीज है जी। वो पांडुलिपि से लिखावट होगा, वो बचा हुआ है, तो उसको क्या किया गया हमारे समय में? इसको पुस्तक में छाप लिया गया, प्रिंट कर लिया गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि पांडु इतना जो पुराना इतनी जो प्राचीन बातें हमें प्राप्त होती है, तो कहाँ पे? किसी पुस्तक में छपा है क्या? मतलब इसे प्रिंटेड है? नहीं, पांडुलिपि हाथ से तैयार किया गया है, तब हम वो प्राचीन बातें, प्राचीन जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो समझ गए ना? जो हाथ से तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि मतलब 5 उंगलियों से इसी हाथ से तैयार किया गया जी। तो जितना प्राचीन बात हम लोग समझते हैं, जितनी प्राचीन बातों की जानकारी होती है, तो धन्य है वे लोग जो अपने पांडुलिपियों के द्वारा जो है तैयार किए थे। अब कहते हैं कि राजा गोपाल द्वितीय शासन के 15वें वर्ष, कितने वर्ष? अरे बाप। कहता है कि राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टसाहस्त्रिका, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई थी। यानी ये जो आपको प्रसिद्ध ग्रंथ थी, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है आपको कौन सी थी? अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। तो ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाम बताइए जरा एक बार बोल के आप लोग, क्या नाम है? अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। कितना सुंदर नाम है, बोलने में भी आनंद लग रहा है ना? तो यहाँ पे कहता है हंसने की आवश्यकता नहीं, सच्ची बहुत अच्छा नाम है, संस्कृत जी बहुत अच्छा नाम है इसका। अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि, यानी इस ग्रंथ को जो तैयार किया गया, तो ये पांडुलिपि जो है इसी विक्रमशिला में तैयार की गई थी। समझे कुछ? क्या समझे? कि यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहरों में शामिल है। चलिए अब आगे कहता है दानशील धैर्य वीर्य, क्या क्या? ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे। देख लो,
प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग क्या क्या थे? तो दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान। कहता है ये प्रज्ञा पारमिता के जो है प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। अगर मान लो किसी को कुल 10 पारमिताओं में जो है कोई व्यक्ति मान लो पारंगत हो गए, कोई छात्र वहां के पारंगत हो गए, तो ये अपने आप में कोई साधारण बात नहीं थी। वो पूर्ण रूपेण विद्वान, यानी ऐसा विद्वान जिनसे कुछ भी असंभव नहीं, यानी ऐसे विद्वान बन जाते थे। तो कह ये कोई साधारण बात नहीं थी, यह मनुष्यों को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। यानी वो मानव नहीं, वो महामानव बन जाता था। अगर ये अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता में 10 पारमिताओं में अगर पारंगत हो जाते थे, वो मानव नहीं महामानव बन जाते थे। बताइए क्या था ऐसा उस ग्रंथ में जो हमारे पास अभी नहीं है? सब तो ब्रिटिश सब लूट के चला ही गया, पर कोई बात नहीं, ये भारत भूमि है, भारत की मिट्टी है, इतना दम है जो फिर से हम लोग उभर रहे हैं और उभर ही गए हैं और उभरेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि महामानव बनाने की प्रक्रिया है जो मेरी गरिमा की चरम परिणति। कहता है कि 10वीं 11वीं सदी, कितनी सदी? 11वीं सदी तक मैं पूर्वी एशिया, कौन सी एशिया? कहता है कि पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र, उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। सम्यक ज्ञान दान परंपरा में मेरा कोई शानी नहीं था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा व शोध कार्यों में आकांक्षी होते थे। प्रत्येक नवांगत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। देखने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित, कौन सा सिद्धांत? बौद्ध सिद्धांत से परिचित कराते थे ताकि वे मेरे आदर्शों पर खड़े उतर सके। किनके आदर्शों पर? मेरे कौन? विक्रमशिला के आदर्शों पर खड़े उतर सके। आगे कहता है कि छात्र होना ही, यानी विक्रमशिला का छात्र होना ही, कहता है कि अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र, यानी जिसका नाम वहां पे लिख चुका होता था, जिसका एडमिशन हो चुका होता था, कहता है कि नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। अगर वो विदेश जाते थे ना पढ़ने, और कोई वो कह देता था कि हम विक्रमशिला के स्टूडेंट हैं, विक्रमशिला के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनको स्वतः ही मान सम्मान दिया जाता था, क्योंकि सबको पता था कि विक्रमशिला कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं। तो इतना मान सम्मान मिलता था। कहता है राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। उस टाइम में तो राजाओं का समय था, तो राज दरबार में विशेष सम्मान दिया जाता था, गुरु को भी और विद्यार्थी को भी, शिष्य को भी। बताइए कैसा जो है उन्नत था ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहता है कि तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प, उसके बाद कहता है कि शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। बताओ इतना सारा विद्या, इतनी सारी ज्ञान, इतनी सारी जो है बातें वहां पे जो है क्या थी? अवेलेबल थी। इतनी सारी विद्या लोग वहां के विद्यार्थियों को प्राप्त होती थी। अब बताइए क्या क्या था, जरा बताएंगे आप लोग कि तंत्र विद्या के अतिरिक्त वहां पे क्या क्या था बच्चों? तरीका से, सलीका से बोलिए, एक बार में कोमा है तो रुकना नहीं है, वहां ऐसे नहीं, सीधे 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 बोलते जाना है, नदी में बह रहा है यहाँ पे। हाँ, तरीका से बोलिए कि तंत्र विद्या के अतिरिक्त क्या था? व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, उसके बाद विशेषिक नहीं वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। इतना सारा ज्ञान वहां के विद्यार्थी प्राप्त करते थे, इतनी सारी विद्याएं प्राप्त करने को वहां पे मिलता था, इतनी सारी विद्याओं का जो है वहां पे विद्याओं की जो है प्राप्ति होती थी। सोचने वाली बात है।
तो जरा सा सोचिए कि जो वहां का विद्यार्थी इतना जो है ज्ञान प्राप्त कर ले, इतनी सारी विद्याओं का अध्ययन कर ले, तो क्या वहां का जो है विद्यार्थी साधारण रहा होगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए ना जो है आर्यभट्ट वही के थे ना, तो देख लो कैसे अतीश दीपंकर वही के थे ना, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो जरा सोच लीजिए कि इतनी सारी विद्याओं का अध्ययन होता होगा, तो वहां के विद्यार्थी साधारण विद्यार्थी नहीं रहते होंगे, नहीं रहे होंगे। तो कहता है कक्षा की व्यवस्था और उनके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे, कि अगर मान लो कि वहां पे कक्षा की व्यवस्था और कहता है उनका जो समय होता था, समय निर्धारण के लिए भी जो है कहता है अलग से आचार्य नियुक्त थे, अलग से आचार्य जो है वहां पे नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम क्या था? संस्कृत भाषा। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी, यानी संस्कृत भाषा में वहां पे अध्यापन किया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था। बताइए संस्कृत भाषा कितनी उन्नत थी, और अभी संस्कृत भाषा लोग भूल ही गए हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे देख लीजिए अध्यापन का माध्यम क्या था बच्चों? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में अध्यापन किया जाता था। कहता है वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास में मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूँ। गुमनाम था, खो चुका था कहीं। ये जो हमारा विश्वविद्यालय है उनकी अतीत की जो बातें थी, अब क्या हुआ कि वर्तमान सरकार जो है उनका क्या किए, खनन करवाए। तो खनन जो है पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो है अथक प्रयास करवाया गया, तो कहता है अब जो है कुछ सुर्खियों में आ गया हूँ। पुरातात्विक खनन से मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल जो है हो गई है। कहता है यहाँ 50 फीट ऊंची, कितनी फीट ऊंची? 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में, 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी कहता है इमारत के रूप में कहता है प्रधान चैत्य प्राप्त हुए। अब आगे है कहता है 4.5 फीट, कितना फीट? 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा और भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। यानी ये जो खनन किया गया ना पुरातात्विक विभाग से, तो वहां पे जो है आपको 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है, भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य से प्रतिमा प्राप्त हुई, कांस्य की बनी हुई है उसकी प्रतिमा जो है प्रतिमा प्राप्त हुई। और पद्म पाणी एवं मैत्रेय की प्रतिमा भी मिली। मैत्रेय वही जो याज्ञवल्क्य की पत्नी, और उन्होंने बहुत बड़ी विदुषी थी, बहुत बड़ी जो है विद्वान महिला थी, ऐसी वैसी महिला नहीं थी। तो ये मैत्रेयी जो है खुद अपने पति को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। तो बताइए इसकी भी जो है प्रतिमा उस विश्वविद्यालय में प्राप्त, समझ गए ना। तो पद्म पाणी एवं मैत्रेयी की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीले भी यानी पत्थर का जो है बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, कहता है सीले भी प्राप्त हुई, यानी कुछ क्षतिग्रस्त शीले भी प्राप्त हुई है। यानी क्षतिग्रस्त का मतलब हो गया कि वो नुकसान हो गया था उसका, तो कुछ कुछ जो बचा कुचा उसका अंश था, तो वो भी जो है क्या हुई, प्राप्त हुई है। तो इसलिए यहाँ दिया है कि कुछ क्षतिग्रस्त शीलें भी प्राप्त हुई हैं। और एक सील का सत्यापन वीर ब्रज से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है, यानी अभी शुरुआत ही हुआ है। कहता है कि अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, यानी इतना कुछ मिला तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत कुछ हमें वहां पे प्राप्त हो सकता है। फिर कहता है कि 10,000 छात्र, कितने छात्र? 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक, 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक। कहता है कि जहां रह रहे हो उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या। सोचो जरा सा, यहाँ 150, 100, 200, 400, 500 छात्र छात्रा, उसी में कहते बाप रे इतना है, और वहां पे कितना, पूरे कितना 10,000, कितना, पूरे 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक। जरा सा सोचिए कि वहां का क्या माहौल रहा होगा, और पढ़ाई में कितना मतलब आनंद आता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। एकदम पढ़ाई का एकदम पूरा हब ही था, कितना अच्छा लगता होगा वहां पे, नहीं अच्छा लगता होगा। कल्पना करके ही इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो कहता है उसके संबंध में कहना ही क्या, वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था, यानी अद्भुत और अलौकिक विश्वविद्यालय था। कौन? विक्रमशिला। अब आगे कहता है कि 13वीं सदी के आरंभ में,
कितनी सदी? आरंभ में कहता है कि तुर्कों के आक्रमण के कारण, किसका किसका आक्रमण है? ये तो भारत में पता नहीं क्या कौन सा श्राप है, कभी मुगल तो कभी अंग्रेज कभी तुर्की, बट कितना भी आया आक्रमण करने, लूटने पाटने, भिखमंगा से भिखारी ही बना है। और हम भारतवासी ऐसे हैं, पता नहीं किस मिट्टी के हम लोग बने हैं कि कितना भी लूटा हम लोग जस के तस है, आज तक भूखे मरे नहीं और पुनः हम लोग ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो ऐसी है हमारी भारत भूमि। ऐसा माना जाता है कि इस संसार का सबसे जो है कहता है कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई स्थान है तो वो भारत देश है। सबसे अच्छा देश माना जाता है तो भारत भूमि को ही माना जाता है, क्योंकि यही वो देश है जहाँ पे अनेक प्रकार का जो है सभी प्रकार के भाषा भाषी रीति रिवाज आचार विचार पहनावा ओढ़ावा बोली भाषा संस्कृति अलग अलग रहते हुए भी हम लोग क्या रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। अलग अलग जातियों के, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के, भाषा भाषी रीति रिवाज खान पान रहन सहन सब कुछ अलग अलग है, फिर भी हम लोग साथ साथ रहते हैं और विविधता में एकता का देश हमारे भारतवर्ष को ही माना जाता है। तो हम लोग विशिष्ट हैं कि कितना भी कोई लूटने आया हम लोग जस के तस हैं, वो लोग लूट के तो गए बट उसका कुछ हुआ भी नहीं। तो कहता है 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। यानी तुर्की सब क्या किया कि विश्वविद्यालय पे आक्रमण कर दिया। उनको लगा कि कोई राजा का महल है, जाएंगे लूटने तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही, तो वो महल समझ के क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया, इसलिए उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो कहता है इसलिए इसका जो है सर्वनाश हो गया। भ्रमवश किला समझे जाने के कारण, उनको लगा कि किसी राजा का क्या है, किला है। तो कहता है कि किला समझे जाने के कारण मेरा यह हस्र हुआ। अब तक कहता है कि तबकात ए नासरी, ठीक है, तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। यानी ये तबकात ए नासरी, तो कहता है तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ में इसका जो विक्रमशिला का जो विध्वंस है उसका जीवंत वर्णन उपलब्ध है। कहता है धर्म स्वामी नामक, कैसा, एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। यानी एक धर्म स्वामी थे, ठीक है, तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो है किया है। कहता है कि आप जब भी कभी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारे, ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपको शैक्षणिक परिभ्रमण की शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें आप देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मौका मिले तो कभी आप विक्रमशिला जहाँ पे था वहां भी जाके एक बार देखें कि क्या वास्तव में वो था भी कि नहीं। जाएंगे देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि वास्तव में विक्रमशिला वहां पे था, और जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति वहां पे होगी ही। तो इसलिए कहता है कि एक बार जरूर मेरे उस जगह पर आप लोग क्या करें, पधारे, ताकि आप मेरे जो है विषय में मेरी अतीत की जानकारी कुछ न कुछ प्राप्त कर ही लेंगे, और प्राप्ति का जो है साधन जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो कुछ न कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो आज का यही चैप्टर था। मुझे विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से चैप्टर समझ गए होंगे, और ये विक्रमशिला की जो अतीत की जो बातें थी, जो भी घटित घटनाएं थी आप लोगों ने जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जानकारी प्राप्त करके आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चूंकि हमारे भारत देश की ये अतीत, ये घटनाएं कहीं और नहीं भारत भूमि पर घटित हुई थी, और ये विश्वविद्यालय कहीं और नहीं हमारे भारत देश में ही है, वो भी बिहार राज्य में। तो चलिए मिलती हूँ अगले क्लास में, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। और जाते जाते ये कहूंगी अंत में कि जो नए बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, तो मेरा जो YouTube चैनल है GDT एजुकेशन, इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर।